नमस्कार भाइयों और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं 25 साल की होने वाली थी, लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही थी। जब भी रिश्ते वाले आते तो मेरा वजन देखकर मुझे रिजेक्ट कर देते। एक दिन मेरे घर के बाहर एक साधु महाराज आए। उन्होंने एक चादर देते हुए कहा कि यदि तुम इस चादर को ओढ़कर 3 रात एकांत और अंधेरे कमरे में ओढ़ के सो जाओगे तो करिश्मा देखना, तुम्हारी जल्दी ही शादी हो जाएगी। मैंने खुशी खुशी उनसे चादर ले ली, लेकिन मैं जब भी उस चादर को ओढ़ के सो जाती तो मुझे अजीब सा महसूस होता। चादर ओढ़ने की तीसरी सुबह जब आँख खुली तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि मैं मेहमानों के सामने जाने के लिए तैयार हो रही थी। जब मैंने महसूस किया कि कोई मुझे घूर रहा है, मैंने जल्दी से इधर उधर देखा तो मुझे कोई भी नहीं दिखा। मैं फिर से बिजी हो गई, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई मेरी हर हरकत पर नज़र रख रहा है। इस बार मैं आगे बढ़कर अपने कमरे में चली गई और अपनी खिड़की के सामने खड़ी हो गई। तभी मैंने 2 परछाइयों को भागते हुए देखा था, लेकिन वहाँ कौन है वो दिखाई नहीं दिया था। मेरे पूरे शरीर में सनसनी की लहर दौड़ गई। एक अजीब तरीके के डर ने मुझे जकड़ लिया था। आखिर चुपके से मुझे कौन देख रहा था? मैं अभी ये बस सोच ही रही थी कि राधा कामवाली मुझे बुलाने आ गई। मैं राधा से पूछने वाली थी, क्या तुमने किसी को मेरी खिड़की के सामने खड़ा देखा था? फिर मैंने सोचा कि इससे बाद में पूछ लूँगी। मैं चाय की ट्रे लेकर लिविंग रूम में दाखिल हुई तो सामने बैठी एक समझदार महिला ने कहा, आप चाय वगैरह की झंझट छोड़ दीजिए, चलो पहले हमें लड़की से मिलवाइए। आज फिर मेरे लिए रिश्ता आया तो हम माँ बेटी सुबह से काम में लगी हुई थी। राधा और उसके बेटे ने घर की सफाई कर दी थी। चाय आदि के लिए सामान हम माँ बेटी ने मिलकर तैयार किया था। अब जब मैं चाय लेकर लिविंग रूम में दाखिल हो ही चुकी थी तो उस औरत के सवाल ने मुझे परेशान कर दिया। मेरी माँ ने भी डरते हुए मेरी ओर देखा और कहा, ये नेहा है, मेरी बच्ची। उस औरत की आंखें फैल चुकी थी। वो बोली, हमने तो सुना था कि आपकी बेटी 25 साल की है, लेकिन ये तो किसी भी नज़रिए से इतनी कम उम्र की नहीं लग रही। मेरा दिल 100 टुकड़ों में बढ़ गया था। मैं चाय की ट्रे रखकर बाहर निकल गई। मेरी माँ ने कहा, उम्र तो 25 साल की है, लेकिन थोड़ा मोटापा है इस वजह से। उस औरत ने कहा, अरे बहन, आजकल बहुत सारी आधुनिक मशीनें आ गई है, अपने बेटी को थोड़ी कसरत करने के लिए कहे, डाइटिंग करवाए। इस मोटापे के साथ कोई भी इसे अपनी बहू बनाने को तैयार नहीं होगा। मैं उस औरत का जवाब समझ गई थी, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर छत पर आकर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रिजेक्शन एक बहुत बड़ी पीड़ा है, यह व्यक्ति को अंदर से ख़त्म कर देती है। कैसा लगता है जब कोई व्यक्ति आपको नापसंद कर जाए, वो आपको ठुकरा कर चला जाए। पहले पहले तो हमें लगता कि हमें ठुकराने वाले का दिमाग ही खराब है, उसके खास गुणों का नहीं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास इतनी होशियारी ही नहीं कि वो हमें पसंद कर ले। लेकिन फिर जब ये अपमान बढ़ते जाता है तो दिल और दिमाग में दरारें पड़ने लगती है। धीरे धीरे हमारा दिल हर चीज़ से अलग हो जाता है। हमें अपने अस्तित्व से घृणा होने लगती है। आईना भी बुरा लगता है। मेरे मोटापे की वजह से हर रिश्ता मुझे रिजेक्ट करके चला जाता था। मैं अपने रिजेक्शन पर शोक मना रही थी जब एक बार फिर से लगा कि मुझे कोई छुप कर देख रहा है। मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। मैंने अपने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। तब मुझे लॉन में लगे पौधों की सरसराहट सुनाई दी थी। वो जो भी कोई था उधर ही था। तभी मैंने राधा को नौकर के क्वार्टर से बाहर आते देखा। मैंने उसे बुलाया और बोला, जरा देखो तो उस पौधों के पीछे कौन है। उसने सभी पौधों पर नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आया था। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। अक्सर मुझे लगता था कि कोई मुझे घूर रहा है, लेकिन फिर मैं उसे नज़रअंदाज कर देती थी। लेकिन अब ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं धीरे धीरे मानसिक रोगी होती जा रही थी। एक तरफ से साया और दूसरी तरफ ये मोटापे का दर्द। मैं शुरू से इतनी मोटी नहीं थी, बल्कि मैं तो एक दुबली पतली सी लड़की थी, जैसे 15-16 साल की उम्र की लड़कियां आमतौर पर होती है। लेकिन मेरे घर वालों को मुझे मोटा बनाने की पड़ी थी। मेरी माँ मेरे दुबले पतलेपन से परेशान रहती थी, जबकि मुझे ज़मानों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं खुद को किसी भी तरह की हीन भावना में नहीं डालती थी। फिर जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरा जिस्म भी भरने लगा था। खूबसूरत तो मैं शुरू से ही थी। अब गाल भर गए थे तो हुस्न को 4 चांद लग गए थे। हर तरफ मेरे और मेरे खूबसूरती के चर्चे थे। हर कोई मेरे जैसा बनना चाहता था। मेरी माँ मेरी नज़र उतारते नहीं थकती थी, लेकिन फिर भी न जाने किसकी बुरी नज़र मुझे लगी थी। मैं बीमार रहने लगी। शरीर में हर समय दर्द रहता था। एक दिन मैं कॉलेज में चकरा कर गिर गई थी। मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टर ने यही कहा था
कि मुझ में ताकत की कमी है, इसलिए उन्होंने मुझे ताकत वाले इंजेक्शन लगाने को कहा। ना जाने किस तरह के ताकत वाले इंजेक्शन पूरे 1 हफ्ते से मुझे लग रहे थे। मेरा सारा जिस्म फूल गया। डॉक्टर ने कहा कि ये सब इंजेक्शन के समय हुआ है, कुछ ही दिनों में सूजन कम हो जाएगी। लेकिन सूजन कम होने के बजाय बढ़ने लगी थी। इस तरह इंजेक्शन की गलत रिएक्शन की वजह से मेरा शरीर फूल गया था। मेरा चेहरा बहुत बड़ा हो गया था। मेरा वजन इस तरह से बढ़ गया था कि मैं एक कम उम्र की लड़की लगने के बजाय एक ज़्यादा उम्र की औरत की तरह दिखने लगी थी। अब मेरे घर वालों को मेरी चिंता सता रही थी। मुझे भी मोटापे से नफरत थी। मैं सारा दिन रोती रहती थी। मेरी माँ मुझे दिलासा देती थी, लेकिन मैं हर समय उदास रहने लगी थी। कॉलेज जाती तो लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती थी और मुझे आंटी आंटी कहकर तंग करती थी। मैंने कॉलेज छोड़ने का इरादा कर लिया था, लेकिन मेरे पिताजी बहुत नाराज़ हो गए थे। उन्होंने मुझे इस तरह की बेवकूफ़ी करने से मना किया था। खैर, जैसे तैसे मैंने कॉलेज ख़त्म किया और घर पर बैठकर एक अच्छे से रिश्ते का इंतज़ार करने लगी। लेकिन यहाँ भी मेरा मोटापा मेरे रास्ते में दीवार बन गया। जो भी रिश्ता आता वो मेरे मोटापे की वजह से मुझे रिजेक्ट कर देता और मेरी छोटी बहनों में से किसी को पसंद कर जाता। लेकिन पिताजी की भी जिद थी। वो चाहते थे कि सबसे पहले मेरी ही शादी हो। इधर हमारे ख़ानदान में मुझसे छोटी सभी लड़कियों की शादी हो चुकी थी, जबकि मैं अभी भी अपने माता पिता के कंधों पर धरती का बोझ बनकर बैठी थी। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मेरे हाथ में रोने के सिवा कुछ भी नहीं था। शाम हो चुकी थी। सभी पंछी अपने घोंसलों में लौट चुके थे। मैं लॉन में आकर चहलकदमी करने लगी थी। तभी हमारे गेट पर दस्तक हुई और एक आवाज़ आई, कोई है जो भगवान के नाम पर मेरी मदद करे, उसके दिल की हर इच्छा पूरी हो जाएगी। मुझे साधु बाबा की आवाज़ सुनाई दी। मैं तेजी से गेट की ओर बढ़ी थी। सामने एक साधु बैठे थे, जिन्होंने सिर से पांव तक कंबल ओढ़ के रखा था। मैं बोली, बाबा तुम्हें क्या चाहिए? वो अपनी भारी भरकम आवाज़ में बोले, जो मुझे चाहिए वो इंसान नहीं दे सकता, लेकिन तुझे जो चाहिए वो मैं तुम्हारे माथे पर लिखा हुआ देखकर पढ़ सकता हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने चुनौती दी और कहा, तो फिर बताओ मुझे क्या चाहिए? उस साधु बाबा ने अपने बगल में पड़ी चादर उठाकर मुझे देते हुए बोला, इस चादर को एक तन्हा और अंधेरे कमरे में सिर्फ 3 रातों के लिए ओढ़कर सो जाओगी तो करिश्मा देखना, तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी। जब मैंने शादी की बात सुनी तो मैं चौंक गई। बेशक वो साधु बाबा कोई आम इंसान नहीं थे। उन्होंने मेरी परेशानी का एकदम सटीक कारण बताया था। मैंने झट से कांपते हाथों के साथ उस चादर को पकड़ लिया। तभी मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला। वो मुझे देखकर चौंक गई। वो बोली, तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? मैंने माँ से कहा, माँ बाबा जी ने मुझे चादर दी है। माँ जल्दी से गेट के पास चली गई और अपना सिर बाहर निकाल कर देखा तो वो महाराज उधर ही बैठे थे। उस साधु बाबा ने मुझे जाने का इशारा किया और कहा, ये चादर ले जाकर अपने कमरे में रख दो, पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने अपने दोनों हाथों से उस चादर को पकड़ लिया और मैं अपने कमरे में दाखिल हो गई। थोड़ी देर बाद मेरी माँ मेरे कमरे में आ गई। वो बहुत खुश लग रही थी। वो बोली, नेहा साधु बाबा ने मुझे बताया है कि आज से ठीक 3 दिन के बाद जो भी पहला रिश्ता तुम्हारे लिए आएगा उसको स्वीकार करते ही आपके घर में खुशहाली और बरकत आ जाएगी। लेकिन इस रिश्ते को नकार दिया तो हमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। हम सड़क पर आ जाएंगे बेटा। मैं परेशान हो गई थी, लेकिन माँ ने मुझे हौसला दिया और ख़ास ताकीद दी कि बेटा रात के समय इस चादर को ज़रूर ओढ़ लेना। माँ के जाने के बाद मैंने उस कंबल को खोल के देखा। वो काले रंग का एक गर्म काला कंबल था। जब रात हुई तो मैंने अपने कमरे की सारी बत्तियां बंद कर दी। मेरे कमरे में इतना अंधेरा हो गया था कि हाथ को हाथ तक नहीं लग सकता था। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन शादी की सोचकर मैंने उस चादर को ओढ़ने की हिम्मत जुटाई थी। मैंने जैसे ही वो चादर ओढ़ ली, मुझे अजीब सी चुभन महसूस होने लगी थी। जी चाहता था कि मैं अभी चादर को उतार कर फेंक दूँ, लेकिन मैंने ऐसा हरगिज़ नहीं किया। मानो जैसे सारी रात कांटों पर सोते हुए गुजरी थी। सुबह माँ ने मुझसे पूछा, तुमने चादर ओढ़ी थी या नहीं? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैं बहुत थकी हुई थी, फिर रात भर ठीक से नींद भी नहीं आई थी। मेरी छोटी बहन ने कहा, दीदी आप जाके ना आराम कर लो, मैं माँ को मदद करती हूँ। मैंने उसे धन्यवाद दिया और कमरे में आकर लेट गई। उस साधु बाबा की बातें मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी। मैं अपने शादी के बारे में सोचकर ही मुस्कुरा रही थी। मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी थी कि कम से कम लोगों के तानों से मेरी जान तो छूट जाएगी ना। अगली रात मैंने फिर से हर तरफ अंधेरा कर लिया और उस चादर को ओढ़ लिया था। वो चादर बहुत अजीब सी थी, चुभती हुई सी, बेसुकून सी करने वाली। मैं दूसरी रात भी हिम्मत करके उस चादर को ओढ़कर सो गई। जब सुबह हुई तो मैं नाश्ते के लिए किचन में दाखिल हुई। मेरी माँ ने मेरे माथे को चूमा था और मुझे गले लगाया था। माँ ने कहा,
अब तुम हमारे घर में कुछ ही दिनों की मेहमान हो, तुम घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाओगे। मैं मुस्कुरा दी थी। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे यादगार दिन था। मेरी बहनें मेरा मजाक करती रही थी और चिढ़ा रही थी। माँ ने पिताजी को भी साधु बाबा के बारे में बताया था। दूसरा दिन तो चुटकियों में कट गया। तीसरी रात को मैंने फिर से कमरे में अंधेरा करके उस चादर को ओढ़ लिया था। आज की रात चादर न तो चुभ रही थी और न ही परेशान कर रही थी। आने वाले कल के बारे में सोच सोच कर मुझे अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। आने वाले खुशहाल दिनों के बारे में सोचने का एहसास ही नया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझ जैसे बदनसीब लोगों को खुशी रास नहीं आती। अगर मुझे इस बात का ज़रा सा भी पता होता कि मेरे साथ क्या होने वाला है तो मैं अपने आप को कहीं छिपा लेती। खैर, मैंने सुबह ही नहा धोकर नए कपड़े पहन लिए, बाल बनाए, हल्का फुल्का सा मेकअप किया था। मैं जानती थी कि मेरा किसी भी पल रिश्ता आ सकता है, इसलिए मुझे तैयार ही रहना चाहिए था। जब मैं तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो पिताजी ने मुझे गले से लगा लिया और मुझे बहुत प्यार किया था। मेरी बहनें भी बड़ी खुश थी। वो आपस में ये तय कर रही थी कि नेहा दीदी को अपनी शादी में किस रंग का लहंगा पहनना चाहिए। फिर हम सब नाश्ते की टेबल पर बैठ चुके थे। मेरे कान बाहर उस गेट की तरफ लगे थे जहाँ से मेरा रिश्ता आने वाला था। लेकिन तभी फिर एक अजीब सी बात हो गई थी। हम सबके सामने नाश्ता रखकर राधा जमीन पर बैठ गई। पिताजी परेशान हो गए। वो बोले, क्या बात है राधा, बहुत चिंतित लग रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? राधा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, साहब जी, छोटा मुंह बड़ी बात है, पर मैं क्या करूं? कल रात मैंने सपने में देखा कि मैं एक मंदिर की चौखट पर बैठी हुई हूं। एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आकर रुक गए और बोले, कल सुबह तुम अपने नवीन के लिए ना नेहा का रिश्ता मांगने जाना, और अगर वो इनकार कर दे तो नेहा से सिर्फ चादर लेकर आना और कहना कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में इस चादर जैसी काली स्याही घुल मिल जाएगी। मैं नहीं जानती जी कौन सी चादर और कौन सी स्याही। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं आपके सामने अपना दामन पैर फैलाकर बैठ गई हूँ, मुझे खाली हाथ मत उठा देना। राधा की बातें सुनने के बाद हम सब चौंक गए थे। पिताजी कभी आश्चर्य से मेरी ओर देखते तो कभी राधा की ओर, जबकि माँ ने अपने आप को संभाला। वो बोली, राधा, हम अपनी नेहा का रिश्ता तुम्हारे नवीन के साथ करने के लिए तैयार है। मैंने बड़े अचरज से माँ की ओर देखा। पिताजी भी चुप रहे थे। मैं अचानक उठी और अपने पैर पटकते हुए बेड पर मुंह के बल गिर पड़ी थी। नवीन के साथ मेरा जोड़ ही क्या था? हमारी काम वाली विधवा राधा का बेटा, जो कि हमारे बाप का माली था, मेरी शादी उससे कैसे हो सकती है? मैंने माना कि बचपन में हम दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती थी, हम एक साथ खेलते थे, लेकिन बचपन को भी गुजरे हुए ज़माना बीत गया था। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे घूर रहा है। मैं एकदम से चौंक गई। मैंने उठकर इधर उधर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपने कमरे की खिड़की जोर से बंद कर दी। तभी एक बार फिर से मैं रोने में बिजी हो गई थी। 4-5 घंटे मैं यूं ही रोती रही थी। तभी काफ़ी देर के बाद मेरे कमरे पर दस्तक देकर मेरे पिताजी और मेरी माँ कमरे में दाखिल हो चुके थे। पिताजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरे आंसू पोंछ डाले और बोले, नेहा, भले ही तुम 55 साल की भी हो जाती तो भी मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं होता। मैंने दुनिया का चप्पा चप्पा ढूंढकर बेहतरीन आदमी के हाथ में तुम्हारा हाथ थमा दिया होता, पर अब मैं मजबूर हो गया हूँ। मैं किसी साधु बाबा की बद्दुआ लेना नहीं चाहता। मैं नहीं जानता कि इस रिश्ते के इनकार से हमारे ऊपर क्या क़यामत आ जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपको किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहता। 3 दिन के बाद हम तुम्हारे नवीन के साथ शादी कर लेंगे। पिताजी तो कमरे से चले गए थे, लेकिन मेरी माँ बहुत देर तक मेरे पास बैठी थी और मुझे हर तरीके से समझा रही थी। वो मुझे हर मुश्किल से और मेरे मना करने पर क्या क्या हो सकता है बता रही थी। हमारे घर में 3 दिन तक शोक चल रहा था। मेरी बहनें मुझसे नज़रें मिलाने से बचती रही थी। मैंने भी अपने आप को अपने कमरे तक ही सीमित कर लिया था। 3 दिनों के बाद मेरी माँ ने मुझे लाल रंग का सूट थमा दिया और बोली, तैयार हो जाओ, पंडित जी आने वाले हैं। मेरे साथ कितनी जाती की गई थी। लहंगा पहनने के अरमान दिल में ही रह गए थे। मैंने अपनी माँ के आदेश का पालन किया और तैयार होकर लाउंज में चली गई। मेरी शादी कर दी गई और मैं इस तरह अपना घर छोड़कर अपने घर के सर्वेंट के क्वार्टर रूम में आ गई थी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं पंखे से लटक कर अपनी जान दे दूँ, अपने मोटापे को आग लगा दूँ। ना मैं मोटी होती और ना ही मेरा रिश्ता अपने नौकर के साथ हो पाता। खैर, राधा ने मुझे नवीन के कमरे में बिठाकर बाहर चली गई। कुछ ही देर बाद नवीन कमरे में दाखिल हो चुका था। मैंने घूंघट वगैरह करना जरूरी नहीं समझा था। मैं नवीन की तरफ देख रही थी। वो थोड़ा परेशान सा हो गया था। वो मेरे पास बैठने ही वाला था कि मैं चिल्लाई, खबरदार, राधा ने तुम्हारा रिश्ता फर्श पर बैठकर मांगा था। ऐसा लगता है कि उसे मालिकों से बात करने की तमीज़ है और उसने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया।
नवीन मुस्कुरा दिया था। मैंने उसका चेहरा बहुत ध्यान से देखा था। वो अच्छे कपड़े पहने हुए था। निस्संदेह वो एक सुंदर लड़का था, लेकिन था तो वो हमारा नौकर ही ना। वो मेरे सामने बिस्तर पर बैठ गया और बोला, तुम मेरी मालकिन नहीं हो, मैं तुम्हारे पिताजी का नौकर हूँ, तुम्हारा नहीं। मैं उनसे पगार लेता हूँ, तुमसे नहीं। मैं तो उसकी बातें सुनकर चिढ़ गई थी। मैं बोली, वाह, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले आदमी की जबान तो बड़ी लंबी हो गई है। निकल जाओ इस कमरे से, तुम्हें यह शोभा नहीं देता कि तुम एक मालकिन के साथ एक कमरे में रहो। अचानक नवीन के ओंठ सिकुड़ गए और उसकी आंखें नम हो गई। वो बोला, तुम तो ऐसे बिल्कुल नहीं थी, तुम बहुत बदल गई हो। नवीन के जाने के बाद मैं उठी और कमरा बंद करके आराम से सोने के लिए लेट गई। जब सुबह हुई तो मैं उठी और सीधा अपने घर चली गई। पिताजी मुझे देखकर हैरान रह गए। मैं बोली, पिताजी, हमने साधु बाबा की बात मान ली है। मैंने नवीन से शादी कर ली थी, अब हम पर कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अब मैं इधर ही रहूँगी। पिताजी बोले, मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर है बेटा। लेकिन माँ बहुत चिंतित लग रही थी। वो अभी भी साधु बाबा की बात याद करके थर थर काँप रही थी। माँ ने मुझे हर तरह से समझाने की कोशिश की कि मैं इतना बड़ा फैसला न लूँ, लेकिन मैंने अपने कान बंद कर दिए थे। मेरी शादी को 2 महीने बीत चुके थे। इन 2 महीनों में मेरी माँ ने मुझे नवीन के घर वापस जाने के लिए 2000 कस्में दे दी थी। ऐसा ना हो कि हम तबाह और बर्बाद हो जाए। लेकिन मैं चुपचाप ही रहती थी। मैं अक्सर अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी होकर नवीन को लॉन में काम करते हुए देखती रहती थी। वो कभी घास काट रहा होता तो कभी पौधों को पानी दे रहा होता। जब मेरा दिल उस पर गुस्सा उतारने को चाहता था तो मैं लॉन में जाती और कहती, नौकर तो नौकर रहता है, चाहे मालकिन से ज़बरदस्ती शादी भी कर ले। नवीन खूब मुस्कुराया करता था और कहता था, मेहनत करने में कोई शर्म नहीं होती है। नवीन का हर एक अंदाज मेरे दिल से जुड़ा होता था। काश वह हमारा नौकर न होता, बल्कि किसी खाते पीते घर का लड़का होता, तो मेरे चचेरे भाई बहन और मेरे दोस्त उसे देखकर ही जल जाते। यूं ही करते करते 6 महीने हो चुके थे। एक दिन जब राधा मेरे पिताजी के पास आई, उस समय मैं किचन में थी और पिताजी लाउंज में बैठे हुए थे। राधा बोली, मालिक, हम आपका ना घर छोड़कर यहाँ से जाना चाहते हैं। शादी के बाद नवीन को नेहा से प्यार हो गया है। वो उसके प्यार में पागल हो गया है। मैं अपने जवान बेटे को इस दुनिया में इस तरह पीड़ित नहीं देख सकती साहब। उसे इतना बुखार है कि क्या बताऊं। मैं राधा की बातें सुनकर दंग रह गई थी। कोई मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकता है? मैं तो मांस का पहाड़ हूँ, फिर नवीन मेरे मोहब्बत में कैसे डूब गया? राधा की बातें मेरे कानों में गूंजती रही थी। जब रात हुई तो मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई, लेकिन आज नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। एक अजीब तरह की बेचैनी मेरे पूरे शरीर में दौड़ कर गई। मैं एकदम से अपने बिस्तर से उठी और सबसे नज़र बचाकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चल दी थी। राधा के क्वार्टर का दरवाज़ा खुल गया। मैं दबे कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी। मैं वहाँ सिर्फ नवीन को देखने गई थी। मैं देखना चाहती थी कि जो राधा ने कहा था उसमें कितनी सच्चाई है। मैं आगे बढ़ती गई कि नवीन की मधुर आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं रुक गई। वह राधा से बोल रहा था, माँ, मैं तो सोचता था कि मेहनत मजदूरी करके अपना कमाने और खाने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन ये अमीर लोग अपने कर्मचारियों को अपने पैर की जूती समझते हैं। माँ, तुमने मुझे कितना समझाया था कि इतने ऊंचे ऊंचे सपने मत देख। नेहा तुमको कभी नहीं मिल सकती, लेकिन मैं भी क्या करता माँ। वो मेरे बचपन का प्यार थी। मैं उसके प्यार को पाने के बारे में सोचता भी था, लेकिन आपने कहा था कि नेहा की माँ उसका रिश्ता नहीं होने देगी। नवीन की बात सुनने के बाद मुझे आश्चर्य हुआ। फिर राधा ने कहा, हाँ नवीन, मैंने सच्ची तो कहा था। तुम नहीं जानते, नेहा 2 महीने की थी जब उसकी माँ गुजर गई थी। फिर मैंने ही तो उसकी देखभाल की थी। मैं तुम दोनों को बहुत चाहती थी। तुम्हें और नेहा को एक ही बर्तन में खाना खिलाती थी। तुम्हारे पालने में उसे सुला देती थी। फिर बड़े साहब ने दूसरी शादी कर ली थी। ये नई मेम साहब ना गरीब और लालची घराने की थी। इसका बस नहीं चलता था कि रात रात हर चीज़ को संभाल सके। ये नेहा के साथ भी अच्छा सलूक नहीं करती थी। फिर इसके खुद के बच्चे हुए। इसकी बेटियाँ ठीक ठाक रंग रूप की थी, जबकि नेहा तो 14वीं का चांद थी बेटा। मेम साहब ने जानबूझकर उसकी सुंदरता को खराब करने के लिए नेहा को मोटापे के इंजेक्शन दिए ताकि इसकी शादी ना हो। न तो शादी होगी और न ही जायदाद का एक हिस्सा उसे देना पड़ता। राधा की बातें सुनकर मैं चकरा गई थी। मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैं उधर ही जमीन पर बैठ गई थी। नवीन बोला, माँ, मैं पौधों के पीछे छुप छुप कर नेहा को देखा करता था। वो हर समय रोती रहती थी। मुझे उसके आंसू बर्दाश्त नहीं होते थे, इसलिए मैंने साधु बाबा वाला ढोंग रचाया था। मैं अपने दोस्त के पिताजी को लेकर आया था। उन्होंने साधु बाबा बनने का नाटक किया था
हमारे इस चाल से नेहा मेरी हो तो गई, पर उसने मुझे नहीं अपनाया। अब हम कल सुबह हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चले जाएंगे माँ। मैं नवीन की बातें सुनकर रोती रह गई थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपने कमरे तक पहुंच गई थी। रात के 12 बज रहे थे। मैं बुरी तरह से रो रही थी। मैंने पिताजी का नंबर मिलाया और अपने कमरे में आने के लिए कहा। पिताजी दौड़े चले आए थे। वो मेरी आवाज़ सुनकर काफ़ी परेशान हो गए थे। मैं उनके सीने से लगकर रो रही थी। फिर मैंने पिताजी को सारी कहानी सुना दी। पिताजी ने मुझे भरोसा दिलाया कि वे सब कुछ खुद ही संभाल लेंगे। सुबह हुई तो पिताजी ने माँ को बताया कि नेहा अपने घर जाना चाहती है। माँ बहुत खुश हुई थी। पिताजी ने नवीन और राधा को घर बुलाया था। पिताजी ने नवीन से कहा, नवीन बेटा, तुम्हें पता है कि मेरा कोई बेटा नहीं है। दामाद भी बेटे की तरह ही होते हैं। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मेरे ऑफिस को संभाल लो। नवीन हैरान था, जबकि मेरी माँ के चेहरे का तो रंग उड़ गया था। पिताजी ने ऑफिस के सारे कागजात नवीन को ज़बरदस्ती सौंप दिए थे। पिताजी के ज़बरदस्त प्लानिंग से माँ को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा था। जिस जायदाद के लिए माँ ने मुझे जीवन भर घर में बिठाकर रखने की योजना बनाई थी, पिताजी ने वही जायदाद मेरे पति को सौंप दी थी। अत्याचारी का बुरा अंजाम मुझे अंदर तक खा गया था। तो भाइयों और बहनों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भाइयों और बहनों।